मैम ये कह रहे हैं कि कंटेक्चुअल लिंक भी देना जरूरी है। हाँ जी, वो भी देना ज़रूरी है, उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। आपने फुटर में दे दिया, आपने प्राइमरी मेन्यू में दे दिया, स्टिल आपको ज़रूरी है कि आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट का लिंक जो है अपने कंटेंट के बीच में भी दीजिए। जो प्राइमरी या आप ये फुटर मेन्यू में देते हैं, वो पोस्ट में मतलब आपके आर्टिकल में काउंट नहीं होता है, ठीक है? जी। वो ओवरऑल वेबसाइट का तो होता है, बट आर्टिकल के अंदर आपको एक लिंक देना जरूरी है, ठीक है? बटन ओके। आप आर्टिकल के बीच में इंक्लूड नहीं करते। यदि आर्टिकल के बीच में आप इंक्लूड करें तो फिर ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में देंगे वो लिंकिंग कहलाएगा ही, ठीक है? तो आर्टिकल के बीच में एक इंटरनल लिंक, एक एक्सटर्नल लिंक तो मस्ट एंड शुड है। उसके बाद आपकी मर्जी है आप कितना देना चाहते हैं, ठीक है? डिपेंड्स ऑन दी। मैम हाँ। हाँ अभी जी। भी दो क्वेश्चन और बचा है। हाँ जी मैम जैसे पूछिए। ये हम कहना चाह रहे हैं कि अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हुँ, किस पेज को टेक्सचुअल लिंक देना चाहिए। जैसे मेनू बार में जो हो गया, फुटर में हो गया, वो तो कॉमन है। लेकिन हुँ, हुँ, अगर हम बीच में, पेज के बीच में दे रहे हैं, तो हुँ, हमें हुँ। किस पेज से किस पेज पे देना है, ये कंफ्यूजन है। जैसे होम ये पेज मैं से बता क्या हम सर्विस पेज को दे सकते हैं, या सर्विस पेज से होम पेज को, या हुँ, मतलब किसी और अदर पेज पे हम बना रहे हैं तो उसको होम पेज को दिया जाए, या होम हुँ, पेज से सारे पेज को लिंक किया जाए, ये नहीं बताती कंफर्म हो रहा है मैम। जी। बताती हूँ। सबसे पहले तो होम पेज पे तो सभी पेजेस का लिंक होना ही चाहिए। आपका होम पेज ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से इंसान आपके वेबसाइट के किसी भी पेज पर पहुँच सके, ठीक है? सबसे तो वो पहले तो तो ये। मेनू बार से जा सकता है मैम। हाँ जी, वो मेन्यू बार से जा सकता है, जी वही मैं बता रही हूँ कि ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है? मेन्यू बार भी तो होम पेज पर अवेलेबल होता है ना, जी राइट? जी बिल्कुल। तो ये हो गया, ठीक है? अब दूसरा, यदि आप किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर या पोस्ट के अंदर लिंक्स दे रहे हैं तो कौन सी लिंक्स दी जाए? इस केस में आपको या तो आप कोई जैसे जैसे आपकी वेबसाइट है मॉड्यूलर किचन, सॉरी किचन के बारे में है, ठीक है? जी सर। जी मैम। तो अब यदि जो आर्टिकल के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो भी आर्टिकल में जिस भी बारे में आप बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यदि कोई दूसरा आर्टिकल है, तो आप कोशिश करें कि उसकी लिंक प्रोवाइड कर दें। और यदि ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, तो आप आर्टिकल के एंड में ये लिख सकते हैं, या फिर या तो आप वो दूसरे जो भी अनरिलेटेड हैं, मोस्टली तो वेबसाइट में सभी कुछ रिलेटेड ही होगा, एकदम अलग से तो कुछ नहीं होगा कि किचन में कुछ और आकर कुछ और आ जाए, किचन में डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगा, राइट? तो जी सब कुछ जी बिल्कुल। रिलेटेड ही होगा। बट यदि बहुत ज्यादा रिलेटेड है कि जो जिस बारे में आप बात कर रहे हो उसी से रिलेटेड कोई आर्टिकल है आपका, तो कोशिश कीजिए कि उसी का इंटरनल लिंक आप अपने सेंटेंसेस में जो भी लिख रहे हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं, उसमें नेचुरली उसका कीवर्ड इंक्लूड कीजिए और उसका लिंक इंक्लूड कीजिए, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। अब यदि आपको कोई एकदम रिलेटेड आर्टिकल नहीं मिल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो रीड अवर पोस्ट ऑन टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक या दिस कीवर्ड, ठीक है? ऐसे करके आप जी एक लिख सकते हैं, और एक या दो या तीन जितने भी आपको कीवर्ड्स वहां पर देना है, वहां पर देकर उसका लिंक वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गई इंटरनल लिंकिंग की बात। अब यदि हम एक्सटर्नल लिंकिंग की बात करें, तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी हमको ऐसे पेज से करना है। एक्सटर्नल लिंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिलेटेड जो भी वर्ड है जिस पर आप डाल रहे हो, उसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल ढूंढना है सर्च इंजन पे जाकर, और उसी का आर्टिकल पर आपको लिंकिंग प्रोवाइड करनी है। अब किस किस वर्ड पर प्रोवाइड की जाए, इसका ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगेन आपका जो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड यदि कुछ अच्छा रिसोर्स आपको दूसरा मिलता है, तो आप उसका रिसोर्स प्रोवाइड कीजिए, या फिर कुछ ऐसा लिंक प्रोवाइड कीजिए जो हेल्पफुल भी हो और वो वर्ड आपने अपने कंटेंट में यूज भी किया हो, ठीक है? तो मतलब ज्यादा डाइवर्जन भी नहीं हो आपके कीवर्ड से, और उसको एक यूजफुल रिसोर्स मिल जाए, ठीक है? ऐसे कीवर्ड पर हमको ध्यान देना है एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है? अभी जी। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है मैम। हम्म, लेकिन अब जैसे मैं अपनी अपनी सर्विसेज की बात करूं कि हम्म, मेरी सर्विसेज मॉड्यूलर किचन मान लीजिए मैं बनाता हूं, और हम्म, मेरी इंटीरियर डिजाइनिंग की भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा ठीक हूं। है। तो हाँ जी। होम पेज पे हमने दोनों दोनों सर्विसेज को डिफाइन किया है।
हाँ जी। मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ और इंटीरियर डिजाइनिंग के सर्विसेज। तो मैम ठीक। इंटीरियर डिजाइनिंग का जो मैं पेज बनाऊंगा सेपरेट पेज, हम्म। कीवर्ड के अकॉर्डिंग जिसको हमको रैंक कराना है, तो क्या होम पेज से हम इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज को लिंक करके उस पेज पे भेज सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो भी तो होम पेज आपकी से होम वेबसाइट है। होम पेज से मान लीजिए हम उस पेज पे भेज दिए, तो क्या हाँ उस पेज से भी लिंक करना होम पेज को जरूरी है क्या? हाँ जी, जरूरी है। होम पेज से सारे पेजेस लिंक, मैं आपको एक शेयर मतलब करती हूँ दोनों स्क्रीन। तरफ से करना पड़ेगा मैम? दोनों तरफ, यदि नहीं 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 नहीं, होम पेज से उस हाँ, पेज को कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली दोनों आपस में कनेक्ट हो गए ना। कनेक्ट हो गया ना मैम, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ठीक उस है। फिर उस पेज से मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग वाले पेज से में फिर होम पेज पे आर्टिकल जो भेजना लिखा जरूरी है, नहीं है ना मैम? नहीं 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 नहीं, तब जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ हाँ, हाँ। एक और बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे आपने जिस पेज में होम पेज पर उस पेज का लिंक तो दे दिया, अब वो जी पेज जो है उसमें यदि आपने जो आर्टिकल लिखा है, जो कंटेंट लिखा है, ठीक है, जी अंदर जी जी। उसमें कोई ना कोई, जरूरी नहीं है कि होम पेज का लिंक दो, लेकिन कोई ना कोई आपके पूरे वेबसाइट में से किसी भी एक पोस्ट का या पेज का लिंक जरूर होना चाहिए। कंटेंट के अंदर कोई भी कंटेंट हो, उसमें एक ओके। इंटरनल लिंकिंग होना जरूरी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। हम्म। हाँ जी। जी जी अभी मैम। मैं एक आप लोगों को स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ कि इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। एक जी। सेकेंड, और मैम एक चीज और बताइएगा, लिंक जूस क्या होता है? वो भी बता रही हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। जी स्क्रीन विजिबल है मेरी? अभी नहीं मैम। एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। अब भी हो रहा है क्या? हुआ, शेयर हुआ? हाँ हाँ मैम बिल्कुल। ओके। तो ये एक मॉस का ही आर्टिकल है, उससे आप देखेंगे। ये होना चाहिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मैम हट आपका गया। हट गया। ओहो, प्रॉब्लम हो रहा है। ये दिख रहा है अभी? आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका, जी अपने पास सेव करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन केस हट भी जाता है, शायद कुछ इशू आ रहा है। हो गया, जी सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। अभी तो विजिबल है मेरी स्क्रीन, राइट? जी ठीक है। तो ये जो दिख रहा है, ये मेन वेबसाइट है या फिर होम पेज हम इसको बोल सकते हैं, राइट? तो होम जी। पेज जो है ये, और दूसरे मेरे पेजेस अवेलेबल है, ठीक है, वेबसाइट पर। तो होम पेज इन पेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये जो पेजेस है फिर ये फर्दर कनेक्टेड है और दूसरे पेजेस से या पोस्ट से, ठीक है। और ये जो पोस्ट है ये फर्दर कनेक्टेड है और सारे पोस्ट से, मतलब कि जितने भी पोस्ट या पेजेस मेरे पूरे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं वो सभी कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट? तो जी इस स्ट्रक्चर का क्या फायदा है कि कोई भी यदि मेरे होम पेज पे या किसी भी पेज, मान लीजिए मैंने इस पोस्ट से स्टार्ट किया, तो मैं इस पोस्ट से भी, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, मतलब कहीं से भी मैं स्टार्ट करूं तो मैं कहीं पर भी डायरेक्टली पहुंच सकती हूँ उससे, और लिंक करते करते, राइट? ये बहुत इजी है। लेकिन यदि मैम। कोई भी एक पेज, एक मिनट, कोई भी एक पेज अनलिंक्ड रह जाए, आपने उसमें किसी भी का भी लिंक नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वहां तक क्रॉलर को पहुंचना या किसी विजिटर को पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। मान लो आपने ये इस पोस्ट को लिंक ही नहीं किया, इसमें किसी का लिंक ही नहीं डाला, तो वहां पर इंसान पहुंचेगा कैसे, राइट? तो जी वो वो बहुत जरूरी है, आपको लिंकिंग करना बहुत जरूरी है, क्रॉलर्स के लिए भी ये जरूरी है। आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना, ताकि वो उसको बेटर रैंकिंग प्रोवाइड कर सके, ठीक है। हाँ जी, अभी बोलिए क्या? मैम जो लास्ट पेज है वो हमने सेकंड लास्ट पेज से लिंक कर दिया मान लीजिए, हाँ तो हाँ। लास्ट पेज से भी मतलब इस पेज को लिंक करना पड़ेगा? नहीं, अब देखिए, यदि लास्ट पेज से आपने सेकेंड लास्ट को लिंक कर दिया,
तब फिर ये जी। वाली लिंकिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक से कनेक्ट हो गया तो जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो फिर वो यहाँ पर पहुंच सकता है। मतलब वो तो मेरा कभी खत्म होगा ना मैम पेज हमारा। हाँ मेरा तो कहने ये, का मतलब ये है। नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, हाँ मतलब खत्म होगा वो बात सही है। तो अब वेबसाइट के पेजेस ही खत्म हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो लिंक्ड है, अनलिंक्ड नहीं हाँ रहना चाहिए। हाँ। पेजेस खत्म हो मतलब जाएंगे तो जैसे ठीक है, वो लिमिटेशन रहेगा। जैसे होम पेज हम्म। जैसे होम पेज से हमारा सेकंड पेज लिंक हो गया, तो हाँ सेकंड पेज हाँ से जरूरी नहीं है ना कि आप होम पेज को ही लिंक करें, हम किसी भी पेज को लिंक कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी नहीं है। जी ठीक है। हाँ, जी जी। ठीक जी मैम। है। अभी सभी डाउट्स खत्म इंटरनल लिंकिंग हाँ से मैम, लेकर। इंटरनल हाँ, लिंकिंग लिंक लिंक पे जी जूस जी। एक और टर्म बता रही थी। लिंक जूस क्या होता है? लिंक जूस जो है एक ऐसा टर्म है जो कि अथॉरिटी को या फिर रैंकिंग पावर को रेफर करता है। ठीक है, मतलब कि एक जो पेज होता है उसकी एक पावर होती है, रैंकिंग पावर होती है, ठीक है, या अथॉरिटी है होती जी है। जैसे हमने डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी की बात की है क्या पहले? जी मैम। की है, हाँ। तो किसी भी नहीं पेज मैम, कहीं नहीं करी मैम। पेज अथॉरिटी ने, हाँ जी, नहीं करी क्या पेज अभी? अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी के बारे में नहीं करी बात, आई नहीं थिंक करी मैंने। है। स्टार्टिंग में हुई थी एक बार, अच्छा ठीक थोड़ा है, कोई बहुत। बात नहीं, मैं वापस से एक बार डिफाइन कर देती हूँ। देखिए, ओके डोमेन मैम। अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डोमेन को कितने दूसरे जो वेबसाइट्स हैं या दूसरे डोमेन सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? और ओवर द टाइम आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है या डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो इंक्रीज होती है, राइट? क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले तो आपके कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, ठीक है, कैसा ऑप्टिमाइजेशन है, उसी के बेसिस पर आपका कीवर्ड रैंक करेगा, राइट? तो कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपके रैंक कर रहे हैं, और कितने डिफरेंट डोमेन से आपको बैकलिंक मिल रहा है, और जिनसे आपने बैकलिंक लिया है वो कितनी ऑथराइज वेबसाइट है, मतलब उनकी अथॉरिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी को बनाने में। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अब जो लिंक जूस की हम बात करते हैं, लिंक जूस क्या करता है कि जो एक पेज से दूसरी पेज पर रैंकिंग पावर या फिर अथॉरिटी को पास करता है, ठीक है। मतलब जैसे हम जब बैकलिंक्स बनाते हैं तो जो हमको रिकमेंडेशन मिल रही है, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे इंक्रीज होगी, हम बैकलिंक से जो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है वो कैसे हो रही है कि दूसरी जो अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट है वहां पर जाकर हमने अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बनाया, तो उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम बोल सकते हैं कि हमको मिल गया या फिर हमको सपोर्ट मिल गया उसका, जिसके बेसिस पर हमारी भी पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिंक जूस, ठीक है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है, हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है लिंक जूस का? लिंक जूस जी का मैम। मतलब यही है कि सपोर्ट जो हमको मिल रहा है दूसरी वेबसाइट से, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग इंक्रीज हो रही है, दैट्स इट। तो मैम जैसे अपने पेज पे इंटरनल लिंकिंग देना है, तो हम्म। इंटरनल लिंकिंग किसी टॉप पोजीशन से देना चाहिए या मिड से बॉटम से नहीं कहीं से भी हम नहीं दे नहीं, सकते हैं? इंटरनल लिंकिंग तो कहीं से भी दे सकते हैं, बट हमको ये कोशिश करना है जैसे हमारा कोई ऑलरेडी जैसे रैंकिंग पेज है, कोई ऑलरेडी जी। रैंकिंग पेज है हमारा जो अच्छे से रैंक कर रहा है, जिसपे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, आप लोग कोशिश कीजिए कि उस पर ज्यादा से ज्यादा दूसरे पेजेस जो रैंक नहीं कर रहे उनके लिंक वहां पर प्रोवाइड करें, ताकि लोग उस पर भी आपका ट्रैफिक जो है वो जाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल लिंकिंग में हमारी कोशिश ये रहती है कि यदि कोई ऑलरेडी रैंक पेज है तो हम दूसरे जो रैंक नहीं कर रहे उसकी कैसे हेल्प करें, ठीक है। यहाँ पर टॉप रैंकिंग और लो रैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट बस इसके लिए है कि जो लो रैंक है जिसका रैंक नहीं हो रहा है उसको यदि टॉप लिंकिंग पेज से कनेक्ट कर देंगे तो वहां पर भी विजिटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट है इंटरनल लिंकिंग। पोजीशन नहीं मायने रखती है मैम कि कहाँ से करना है? हाँ, वो पोजीशन नहीं मायने रखती है, यहाँ पर बस ये मायने रखेगा
कि आप उसको एक वहां पर भी विजिटर्स डाइवर्ट करना चाहते हो आप, बेसिकली ये है। जी ठीक है, जी। क्लियर हो गया? अभी और कोई डाउट लिंक से रिलेटेड? नहीं मैम, लिंक से रिलेटेड कोई ठीक, डाउट नहीं है। ओके। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। पेज यूआरएल्स, पेज यूआरएल्स बेसिकली क्या होते हैं, और एक सेकंड, सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। सो स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम। ओके, सो पेज यूआरएल्स बेसिकली क्या होते हैं? पेज यूआरएल पूरा हमको एड्रेस बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज का। ठीक है, अब क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं पेज यूआरएल्स? इससे हमें पता चलता है सबसे पहले तो कौन से वेबसाइट को ये रेफर कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है, सारा कुछ यूआरएल में डिफाइन होता है, राइट? इसलिए यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको या किसी भी विजिटर को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं पेज यूआरएल। ठीक है, इसलिए यूआरएल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूआरएल में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? अच्छा, आप लोगों के हिसाब से कोई मुझे डिफाइन कर सकता है कि यूआरएल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे सर हमको यूआरएल स्ट्रक्चर करना है? हाँ जी, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए मैम। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, जी। करेक्ट। और इसके अलावा और कुछ होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है? मैं अपना जो जो मेन डोमेन है उसके बाद में प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए यस, वेरी गुड, ठीक है। यूआरएल में, ये दोनों जिस चीजें पेज के लिए जरूरी हमको मतलब रैंक कराना चाहिए, है। कराना हो। ओके, जी वेरी गुड। तो पहले तो हमारा डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम के बाद कई लोग कैटेगरीज भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी यदि हम इंक्लूड करना चाहें तो कैटेगरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो मेन कीवर्ड है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यूआरएल से ही पता चल जाना चाहिए सर्च इंजन को भी और विजिटर को भी कि इस पेज में किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, जी। इसलिए फोकस कीवर्ड एज इट इज होना बहुत जरूरी है। मैम इसमें जैसे एक होता है, जैसे मेरा ही है मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, तो हाँ क्या हाँ, इन को होना रखना जरूरी है या मॉड्यूलर किचन नहीं नहीं, लखनऊ रखना जरूरी है? नहीं नहीं, इन इन जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आप हटा सकते हो, उसका कुछ वो नहीं है। ठीक है, आपको यूआरएल में बेसिकली जो मेन चीज है, जैसे कि मॉड्यूलर किचन और लखनऊ, ये तीन चीजें जरूरी है यहाँ पर, जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जी। इन आपने रखा या नहीं रखा उसको आप हटा भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके मैम। मॉड्यूलर किचन लखनऊ भी रखते हो आप, वो भी चलेगा। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंस क्या है ये तो क्लियर है। अभी ये एक और है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये है यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, यूआरएल, एक यूआरएल जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, हमारा यूआरएल कहाँ से स्टार्ट होता है? HTTPS या फिर HTTP से। ठीक है, ये होता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसके बाद आता है सब डोमेन, फिर डोमेन, फिर डोमेन एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, या फिर TLD, फिर सब फोल्डर, मतलब यहाँ पर कैटेगरी से है। ठीक है, कैटेगरी को सब फोल्डर भी बोल सकते हैं हम। फिर आता है स्लग पार्ट। ठीक है, और फिर आते हैं यूआरएल पैरामीटर्स। ठीक है, इतना पूरा पार्ट क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मैम, हाँ, can I ask you something about that? यस यस, Uh, what's the meaning of that TLD and slug? ये भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम सारे Okay, पार्ट्स okay, डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट okay, टेक ma'am. दिस स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन विल डिस्कस। ओके, Okay, ma'am. Thank you. so first part is protocol. Okay, so what is protocol? Protocol tells your browser how to connect to a web page. ठीक है, मतलब कि जब कोई क्वेरी आती है सर्च इंजन पर, और वहां से आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर जाता है, ठीक है, तो
जब क्लिक हो रहा है, आपके वेबसाइट से किसी विजिटर को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल वर्क करता है। प्रोटोकॉल बताता है कि किसी पर्टिकुलर वेब पेज के साथ कनेक्शन कैसा है, वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ठीक है, दो टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और एस जब लग गया तो वो सिक्योर्ड को शो करता है। मतलब आपको ये यूआरएल्स में दिखता होगा, एक सेकेंड, यूआरएल तो कैसे यहाँ पर शो होगा, मतलब आपने ये एक लॉक बटन आता है यहाँ पर यूआरएल से पहले, देखा है किसी ने? जी मैम जी। है ना, वो लॉक लॉक जो सिंबल आता है, लॉक सिंबल का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है मतलब कि हैकर्स उसको हैक नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जाए तो वो भी हैक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सिक्योर पोर्टल होता है जो HTTPS होता है। ठीक है, इसके लिए हमको अपने वेबसाइट से SSL सर्टिफिकेट्स को इंटीग्रेट करना होता है। जो कंपनीज होती है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करती है SSL सर्टिफिकेट आपको डोमेन लेते वक्त, तो आपको अलग से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बेसिकली SSL सर्टिफिकेट्स इसी के लिए होते हैं, सिक्योर्ड पोर्टल के लिए। ठीक है, पहले HTTPS जो है वो रैंकिंग फैक्टर नहीं होता था। ठीक है, आपकी मर्जी थी आपको लेना है सिक्योर पोर्टल या नहीं लेना है, दैट्स अप टू यू। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में कंपलसरी होता था क्योंकि वहां पर लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपका कोई ट्रांजैक्शन डिटेल या फिर बैंकिंग डिटेल कोई हैक नहीं कर ले कोई हैकर, इसलिए ई कॉमर्स वेबसाइट में पहले कंपलसरी होता था। लेकिन अभी गूगल जो है HTTPS को रैंकिंग फैक्टर में इंक्लूड करने लगा है। ठीक है, चाहे आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, किसी भी टाइप की आपकी वेबसाइट है, यदि आप उसको सिक्योर्ड रखते हैं, मतलब आप HTTPS यदि रखते हैं, तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, यदि वेबसाइट नॉट सिक्योर है तो उसके रैंकिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? अब यदि आप लोगों को इसको लिखना है डिटेल में तो मैं आपको डेफिनेशन भी एक बार बोल देती हूँ, किसी को लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। प्रोटोकॉल टेल्स योर ब्राउजर हाउ टू कनेक्ट अ वेब पेज। okay, it could be HTTP or HTTPS। क्लियर? मेन डिफरेंस क्या है दोनों में वो भी समझ में आ गया। HTTPS और HTTP दोनों क्लियर है, क्या होता है प्रोटोकॉल सभी को? कोई जी मैम। क्वेरी इसमें? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब डोमेन। ओके, सब डोमेन क्या होता है? जो सबसे पहला सब डोमेन था दैट वाज www, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, पहले जब स्टार्ट हुआ था ये, तो जरूरी होता था ये सब डोमेन लगाना, इंक्लूड करना आपके यूआरएल में। बट अब ये ऑप्शनल हो गया है, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, बस मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, तो अभी आपकी मर्जी है, यदि आप लगाना चाहते हैं सब डोमेन अपने यूआरएल में तो लगाएं, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो भी वो चलेगा। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्या होते हैं, ये एक स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स होते हैं सब डोमेन्स। ठीक है, पहले सिर्फ www था, अभी बहुत सारे सब डोमेन्स आ गए हैं, लाइक आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पे ब्लॉग्स डॉट वेबसाइट डॉट कॉम या स्टोर डॉट वेबसाइट डॉट कॉम या फिर सपोर्ट डॉट वेबसाइट डॉट कॉम या न्यूज या करियर्स। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देती हूँ, ये सब डोमेन्स पर्टिकुलरली पूरी वेबसाइट में से एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सब डोमेन्स मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ।
स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम। ओके, तो यहाँ ये मैंने टीसीएस, देखिए टीसीएस की जो मेन वेबसाइट है ये है tcs.com, ठीक है। अब यदि हम टीसीएस करियर्स के बारे में बात करें, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। एक ये कैटेगरी है या पेज है टीसीएस की वेबसाइट में ही करियर्स की, तो ये कैसे लिख कर आ रहा है, tcs.com/careers, ठीक है। अब मैं इसको यदि करियर .tcs ये सर्च करती हूँ, शायद टीसीएस में अवेलेबल नहीं है, बट एक सेकेंड, करियर डॉट इन्फोसिस देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए इन्फोसिस की जो मेन वेबसाइट है वो है infosys.com, ठीक है। लेकिन ये इसका सब डोमेन है, क्या है सब डोमेन का नाम, career.infosys.com। तो ये जो career.infosys.com है, दोनों वेबसाइट में ओपन करके बताती हूँ आपको। एक ये है और मैं infosys.com भी नेक्स्ट टैब में ओपन कर देती हूँ। तो आप लोग देखोगे कि दोनों अलग अलग, मतलब एक ही वेबसाइट के अलग अलग सेक्शन है, दोनों का जो पूरा डिजाइन है, पूरा वेबसाइट है, दोनों अलग अलग रहेगा। ये कौन सा आपको विजिबल है, career.infosys.com। अब मैं इन्फोसिस पर जाती हूँ, ये देखिए ये infosys.com की वेबसाइट है, विजिबल हुई दोनों वेबसाइट्स आपको, ठीक है। दोनों वेबसाइट्स मतलब ये अलग अलग है, दोनों इसका वेबसाइट मतलब अलग क्या अलग हुआ, रहेगी मैम? हाँ जी, दोनों वेबसाइट अलग अलग बन गई है, ठीक है। अच्छा। मतलब जो सब डोमेन वाला है, अब ये career.infosys.com जो है, ये सिर्फ करियर से रिलेटेड ही कंटेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। करियर से रिलेटेड ही बात इस डोमेन पर होगी। और ये जो infosys.com है पूरा, इसमें सारा इन्फोसिस से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं इन्फोसिस पे अवेलेबल, वो सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया, मतलब कि जब हम सब डोमेन क्रिएट करते हैं तो सब डोमेन में क्या होता है कि आपका एक उस सेक्शन का अलग वेबसाइट बन जाता है। मतलब आपको अब पूरी जो जो मेहनत आप कर रहे थे डिजाइनिंग में, रैंकिंग में, बैकलिंक्स में, सारी चीजें आपको दोनों वेबसाइट पर सेपरेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि दो अलग अलग डोमेन्स क्रिएट हो गए हैं अभी। भले ही वो सब डोमेन है उसी वेबसाइट का, स्टिल आपको वो जो पावर है वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होती, रैंकिंग पावर या लिंक जूस जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो मेन डोमेन से सब डोमेन में पावर ट्रांसफर नहीं होता है। आपको उसके लिए अलग सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी और मेन डोमेन के लिए अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैम ये सब क्लियर हुआ डोमेन भी सब डोमेन परचेज करना सभी को? पड़ता है? हाँ जी, परचेस करना पड़ता है अलग से आपको, ठीक है। जैसे आप डोमेन परचेस करते हैं वैसे ही सब डोमेन में परचेस होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, मतलब इसका भी पेमेंट पर ईयर पे करना हाँ होगा? जी, यस 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 यस, जैसा डोमेन अच्छा। का प्रोसेस है सेम सब, क्योंकि ये भी अलग ही, मतलब ऐसा समझ लीजिए ये भी एक अलग वेबसाइट है, बस जी। डोमेन की जगह पर ये सब डोमेन है, ठीक है। ओके। तो ये हो गया सब डोमेन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट मेन डोमेन पर, ठीक है। अब डोमेन, अच्छा वो पीपीटी का शेयर हट गया है, एक सेकेंड मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, सब डोमेन के बाद हमारा है डोमेन, राइट। तो अब डोमेन क्या होता है, डोमेन बेसिकली हमारा वेबसाइट की आइडेंटिटी होती है या वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेजन हो गया, ठीक है, या स्टू वैली हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे ब्रांड का नाम हो गया या डोमेन का नाम हो गया, ठीक है। तो जब भी हम अपना डोमेन नेम खरीदने जाते हैं, हमको क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ट्राई करें कि बहुत ज्यादा लेंदी ना हो हमारा डोमेन नेम, ठीक है। ले भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यदि लेंदी परचेस कर लिया तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि छोटा नाम जो है वो याद करने में आसानी होती है, ठीक है। मतलब जो विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट का यूआरएल कहीं पर उन्होंने पढ़ा है यदि,
तो उनको याद कर रही हूँ, या तो वो इजी हो या कैची हो, ठीक है, जो याद रह जाए, या फिर छोटा होगा तो याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप जब भी डोमेन नेम परचेस करें, या तो शॉर्ट कीवर्ड यूज करें उसके लिए, या शॉर्ट नेम यूज करें, या फिर कोई कैची जो हो, जो इजीली याद हो जाए, ऐसा कोई नाम आप लोग परचेस करें, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप शॉर्ट नेम यूज करते हैं, तो जब आप लोगों के लिए या कहीं पर भी आपको जब शेयर करना होता है अपना नाम जो है डिजाइनिंग पर्पज से यूज करना होता है, तो वहां पर शॉर्ट नेम इजीली आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो। लॉन्ग टेल यदि कीवर्ड होता है या फिर बहुत ज्यादा लंबा नाम होता है आपके वेबसाइट का, तो उसको फिट करना डिजाइन में, लोगोज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यदि शॉर्ट नेम लेंगे तो वो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर डोमेन। कुछ पूछना है डोमेन से रिलेटेड किसी को? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज टीएलडी, ठीक है। टीएलडी का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। व्हाट इज टॉप लेवल डोमेन? जो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, पीपीटी विजिबल है ना मेरी आप लोगों को? जी। हाँ, तो टीएलडी क्या है? ये डॉट कॉम को रेफर कर रहा है, डॉट कॉम या डॉट इन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जो एक्सटेंशन होता है हमारे डोमेन का, नॉर्मल लैंग्वेज में हम टीएलडी को डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। तो टीएलडी मतलब डोमेन एक्सटेंशन होता है कि आप किस टाइप का एक्सटेंशन वहां पर खरीद रहे हो, किस टाइप का डोमेन खरीद रहे हो। वो डॉट कॉम है, डॉट इन है, या फिर डॉट ओ आर जी है, डॉट जी ओ वी है, डॉट ई डी यू है, किस टाइप का डोमेन एक्सटेंशन आप खरीद रहे हो, वो होता है टीएलडी, ठीक है। अब टीएलडी का इम्पोर्टेंस क्या है? अलग अलग टाइप के टीएलडीज होते हैं। टीएलडी होता क्या है वो समझ में आ गया? तेजपाल, समझ में आया टीएलडी? Yes, ma'am. ओके, अभी अलग अलग टाइप के टीएलडीज हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉट कॉम हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, डॉट नेट हो गया, Dot in. डॉट हो Dot in. गया, डॉट ओ वी हो गया, राइट। तो अ, अ, ये किस बेसिस पर है, या फिर डॉट इन जो है वो क्या, किस टाइप का टीएलडी है, वो हम समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डॉट कॉम। डॉट कॉम नॉर्मली उन वेबसाइट्स के लिए यूज होता है जो कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, उन वेबसाइट्स को हम कमर्शियल वेबसाइट्स बोलेंगे। ऐसी वेबसाइट के लिए आप लोग डॉट कॉम एक्सटेंशन यूज करते हो, ठीक है। डॉट ओ आर जी जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके लिए बेसिकली डॉट ओ आर जी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर डॉट नेट आता है। अब आप लोग पूछोगे कि हम लोग कभी कभी कोई भी खरीद लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम डॉट कॉम ही खरीदे या डॉट नेट ही खरीदे, हम कोई भी एक्सटेंशन खरीद लेते हैं जो अवेलेबल हो, तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आपकी कमर्शियल वेबसाइट है तो आप डॉट नेट नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलाउड होता है स्टिल। बस ये आपके जानने के लिए है कि जो आप एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन यूज कर रहे हो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। सो डॉट ओ आर जी जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। डॉट नेट जो है कॉमनली ये जो सॉफ्टवेयर एंड होस्टिंग कंपनीज होती है जो कि नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो कंपनीज डॉट नेट यूज करती है, ठीक है। इसके बाद आता है डॉट ईडीयू। डॉट ईडीयू जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, ऐसी जो वेबसाइट्स हैं वो डॉट ईडीयू एक्सटेंशन यूज करती हैं, ठीक है। इसके बाद डॉट जीओवी आता है। डॉट जीओवी जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमेशा डॉट जीओवी में ही आपको मिलेंगे, राइट। तो उससे एक्चुअली एक्सटेंशन से ये पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। दैट्स इट, यही उसका पर्पस होता है। अब आपने देखा होगा डॉट इन भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
तो डॉट इन किस टाइप का एक्सटेंशन होता है? एक्चुअली ये होते हैं CCTLD। CCTLD क्या होते हैं? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, डॉट इन का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डॉट इन इंडिया को। ठीक है, तो इसको कंट्री कोड बोला जाता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से उसका एक्सटेंशन होता है। आपने डॉट यूके भी देखा होगा, डॉट इन भी देखा होगा, डॉट AU भी देखा होगा। ठीक है, तो ये है कंट्री कोड्स। ठीक है, मतलब कि यदि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो वेबसाइट है, वो आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही उसका कंटेंट शो करना है। ठीक है, मतलब कि टारगेट ऑडियंस जो है उसी पर्टिकुलर कंट्री में है, तो आप फिर वो कंट्री कोड वहां पर यूज कर सकते हो। लाइक यूनाइटेड किंगडम के लिए .UK हो गया, जर्मनी के लिए .DE हो गया, चाइना के लिए .CN हो गया, कनाडा के लिए .CA हो गया, इंडिया के लिए .IN हो गया। ठीक है, न्यूजीलैंड के .NZ हो गया। तो ये इनको बोला जाता है CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, क्लियर है? समझ आया डॉट इन क्या होता है, कैसे डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं? जी मैम। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट सब फोल्डर। ठीक है, अब सब फोल्डर जो है, इसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं। जो हम अपने वेबसाइट में कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, पोस्ट बनाते टाइम हम कैटेगराइज करते हैं अपनी पोस्ट को, उसी को हम सब फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज जो होती हैं, ये किसी पर्टिकुलर, ये भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में ही बात करती हैं हमारी वेबसाइट में, लेकिन ये कैटेगरीज हमारी वेबसाइट का ही पार्ट होती है, ये वेबसाइट से अलग नहीं होती। ठीक है, जबकि जब हम सब डोमेन्स की बात करते हैं, तो कैटेगरी और सब डोमेन लगभग सेम ही है, दोनों किसी वेबसाइट के पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करते हैं, राइट। लेकिन सब डोमेन जो है वो अलग वेबसाइट होती है, और सब फोल्डर या फिर कैटेगरी जो है वो वेबसाइट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बोला जाता है या रिकमेंडेड होता है कि सब डोमेन बनाने के बजाय आप कोशिश करें कि कैटेगरी ही बना ले। तो उससे क्या होगा कि आपको डबल डबल आपका जो मतलब वर्क आपको करना पड़ेगा रैंकिंग के लिए एंड एवरीथिंग। तो वो अलग अलग डोमेन पर करने के बजाय एक ही डोमेन में आप कर ले। अगेन, जब आपका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एम्पायर मतलब बिजनेस है, और बहुत ज्यादा आपके पास कंटेंट है, बिजनेस बहुत एक्सटेंसिव है, उस केस में, या फिर आपके पास बहुत बड़ी टीम है सब कुछ मैनेज करने के लिए, इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं जो सब डोमेन है वो आप बना सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद ही सारा कुछ मैनेज करने वाले हैं, आपको खुद ही रैंकिंग पर भी फोकस करना है, बिजनेस पर भी फोकस करना है, सारी चीजें हैं, उस केस में आप कोशिश कीजिए, या फिर कम आपके पास टीम है, तो आप कोशिश कीजिए कि सब डोमेन के बजाय सब आप कैटेगरी यूज कर ले अपने वेबसाइट पर, क्योंकि कैटेगरी और सब डोमेन सेम पर्पस प्रोवाइड करेंगे आपकी वेबसाइट को। ठीक है, क्लियर है? सब फोल्डर मैम को भी हम। मैम हाँ जी, कैटेगरी को हम यूआरएल में शो करते हैं कि नहीं हाँ जी, करना हाँ जी, चाहिए? करना चाहिए और कर भी सकते हैं। ठीक है, नहीं करना वो अच्छा। ऑप्शनल है, मतलब आपकी मर्जी है। यदि आपने नहीं भी किया तो कोई ऐसा उसमें कंपलसरी नहीं है, बट यदि करते हैं तो उसका फायदा ये है कि पता चल जाता है कौन सी कैटेगरी में आपका पोस्ट लाइक करता है। ठीक है, बस यही है, यदि नहीं करना मैम है वो मैम जैसे ऑप्शनल हम है। मान लीजिए एक पेज बनाए हैं अपनी वेबसाइट में हाँ, सर्विसेज करके, तो सर्विसेज में सर्विसेज लिंक नहीं हो रहा, मतलब वो उससे कोई पेज नहीं ओपन हो रहा है। सर्विसेज के नीचे हमने किचन डिजाइन सर्विस किया है, वो हाँ, हाँ, हमारा ओपन हो रहा है। तो हमारा तो ये सब कैटेगरी में सर्विसेज आएगा या किचन डिजाइन सर्विसेज आएगा? नहीं नहीं, पेजेस की कैटेगरी नहीं बनाते हैं आप, पोस्ट की कैटेगरी हाँ। बनाते हैं। अच्छा अच्छा। है ना, पेजेस का कैटेगरी नहीं बनता है। पोस्ट जो होती है ना, पोस्ट को हम कैटेगरी में रखते हैं। ओके ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, जी जी। ठीक है। तो सब कैटेगरी होती क्या है वो समझ में आ गया सभी को? और सब डोमेन या कैटेगरी में यदि सेलेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे वो भी क्लियर है? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके,
फिर सब फोल्डर्स के बाद आता है स्लग। ओके, स्लग मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ एक बार। स्लग बेसिकली क्या होता है, जो हम पोस्ट जब क्रिएट करते हैं तो नीचे जो हमको यूआरएल, वन सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? अच्छा, पीपीटी विजिबल है, राइट? जी एक सेकेंड, अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम। Okay. तो हम कोई एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं, हाउ इज योगा बेनिफिशियल। okay. अब जो स्लग होता है, ये जो होता है इसको हम स्लग बोलते हैं। स्लग बेसिकली क्या होता है, यूआरएल का सबसे यूआरएल का एक पार्ट होता है स्लग, जो कि सिर्फ रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर पोस्ट को। ठीक है, यूआरएल में क्या क्या चीजें हमने अभी देखी, एक प्रोटोकॉल होता है, फिर डोमेन होता है, फिर डोमेन एक्सटेंशन होता है, फिर कैटेगरी होती है, इसके बाद स्लग का पार्ट आता है। ठीक है, तो स्लग क्या कर रहा है, अब इससे पहले की जो भी चीजें थी वो वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, वेबसाइट के अलग अलग सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन स्लग जो है, स्लग पर्टिकुलरली उसी पोस्ट का पार्ट होता है, उसी पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए हम ये एड्रेस बना रहे हैं, ये यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो मेरा पोस्ट है, इसका कीवर्ड है हाउ इज योगा बेनिफिशियल। ठीक है, तो जो मेरा स्लग होगा उसमें भी मैं एज इट इज अपना फोकस कीवर्ड लिखूंगी। ठीक है, इज या ये इन हेल्पिंग वर्ब आपकी मर्जी है, यदि ज्यादा लेंदी हो रहा है कीवर्ड तो आप हेल्पिंग वर्ब्स हटा भी सकते हैं। ठीक है, इट इज अप टू यू, बट आप सिर्फ मेन मेन जो वर्ड्स है वो तो आपको रखना है स्लग में। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका यूआरएल पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि ये जो पोस्ट है इसमें किस बारे में बात हो रही है। जैसे अभी सर ने कहा था कि मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ मेरा कीवर्ड है, राइट? तो मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ या मॉड्यूलर किचन लखनऊ यदि उन्होंने स्लग में रखा है, तो यूआरएल पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पेज है वो किस बारे में बात कर रहा है, लखनऊ में मॉड्यूलर किचन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये होता मैम है। इससे पहले डोमेन को भी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? स्लग में खाली कीवर्ड ही रहेगा? नहीं, स्लग में सिर्फ ये होता है, फिर वो ऑटोमेटिक जनरेट, जो आपका पूरा यूआरएल होगा वो पूरा यूआरएल जी ये होगा। ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये है यूआरएल। इसमें ये पहले प्रोटोकॉल आया, फिर आपका डोमेन नेम आ गया, फिर आपकी कैटेगरी आ गई, उसके बाद ये जो आपने स्लग में लिखा है ये आएगा। मतलब ठीक स्लग है, में सिर्फ उतना ही कीवर्ड ही रहेगा इसका हाँ जी, हाँ जी, और मतलब? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डोमेन जी जी वोमेन ऑलरेडी आ जाएगा यूआरएल में। ठीक है, ओके ओके मैम। अभी तो स्लग जब भी हम लिख रहे हैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ट्राई करें कि बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो। यदि लेंदी हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हटा दें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिससे समझ में आ जाए कि आपका टॉपिक किस बारे में है, वो चीजें आप इंक्लूड कीजिए। ज्यादातर जो नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यदि बहुत ज्यादा आपके कीवर्ड में, तो उनको अवॉइड कीजिए क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है, तो स्लग में ट्राई कीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आप नहीं लें ज्यादा। ठीक है, जो मेन कीवर्ड्स है सिर्फ उन्हीं को आप इंक्लूड कीजिए। ठीक है, क्लियर है? और आपका फोकस कीवर्ड जो है वो आना जरूरी है। ऐसा नहीं, कभी कभी ये भी होता है वर्डप्रेस में ऑटो जनरेट हो जाता है स्लग, और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है आपका पोस्ट पब्लिश करने से पहले, यदि उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई है फोकस कीवर्ड की जगह पर, तो आप उसको रिमूव करके अपना स्लग में फोकस कीवर्ड लिखना है। और कैसे लिखना है, सारे जो भी आपने लिखना है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल केस में लिखना है। और स्मॉल के, सॉरी स्क्रीन शेयर हट गया क्या? जी स्मॉल स्मॉल केस के साथ साथ आपको जो जितने भी वर्ड्स आप लोग लिख रहे हो
वो हाइफन हाइफन से सेपरेटेड होंगे, हाइफन या फिर जिसको डैश बोलते हैं, ठीक है, उससे सेपरेटेड रहेंगे सारे वर्ड्स। उसके बाद में जो और स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। स्मॉल लेटर्स का क्या मीनिंग है कि जो यूआरएल होता है या फिर स्लग जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। यदि आपने अपर केस में भी बना दिया तो दूसरा यूआरएल जनरेट हो जाएगा, तो डुप्लीकेसी हो सकती है आपके वेबसाइट पर। इसलिए डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही आपका यूआरएल बने, स्लग बने। हाँ जी प्राची, बोलिए क्या बोल रहे थे? जैसे कि मैम आपने बताया कि वो स्लग हमें चेंज करना है। हम्म मैंने जो वेबसाइट क्रिएट की है ना, तो उसमें पेज आईडी दिखाई दे रहा है, लाइक पेज आईडी 14, पेज आईडी 16। हाँ तो हाँ आप हाँ, आप बस अ, आपने उससे बनाया है, कोई बिल्डर हाँ यूज करके बनाया है इसलिए। हाँ, वर्डप्रेस से। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। आप मुझे बताएं कि वो स्लग कैसे चेंज करना है। हाँ जी, मैं बताती हूँ। ओके, थैंक आपका जो पोस्ट है ना, जो भी पेज है या पोस्ट है, उसमें आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, दोनों दो जगह पर आपको दिख सकता है। मैं एक बार वेबसाइट शेयर करके बताती हूँ। ओके। ये आपका वेबसाइट है। आप किसी भी पेज या फिर पोस्ट में, मान लीजिए पेजेस हैं, तो पेजेस में यदि हम जाते हैं ऑल पेजेस में, किसी भी पेज पर सबसे पहले तो ये जो आपको डैशबोर्ड दिखेगा, इसी में ये एक क्विक एडिट करके आपको दिख रहा है, विजिबल है ये, हाँ। है ना? क्विक एडिट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइटल और स्लग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ओके। यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, ये एडिट सेक्शन पर आपको जाना है। एडिट विद एलिमेंटर पर जाने की जगह पर डायरेक्टली एडिट पर जाइएगा, और एडिट में जाने के बाद आपको एक ये राइट हैंड साइड में पूरा यूआरएल दिखेगा आपका, ठीक हम्म। है। या तो हाँ। यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, और दूसरा यदि आपने कोई प्लगइन एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर जब नीचे स्क्रॉल करोगे सबसे नीचे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, सेटिंग्स। यहाँ पर एसईओ ओके। टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी आप अपना स्लग जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ओके मैम। ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ, ओके। तो अभी स्लग से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेरी है, और कोई क्वेरी कुछ पूछना है? क्लियर है सब कुछ? मैम स्लग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक चीज पूछना था हाँ जी, पूछिए। कि जैसे जैसे मैम वेबसाइट में हम उसकी पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं मैम, वेबसाइट की बात कर रहे हैं। जो हम्म, H1 होता है वो हर पेज पे एक ही होता है। हाँ जी। तो क्या ये H1 हम पेज के किसी भी पोजीशन पे दे सकते हैं, या ओनली टॉप पोजीशन पे ही दिया जाएगा, बैनर इमेज पे, या मतलब टॉप पे ही दिया जाएगा? देखिए, एक चीज मैंने आपको शायद जब प्रैक्टिकल करके बताया था तब बोली थी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो H1 है, हम जब पोस्ट टाइटल डिफाइन करते हैं ना, पोस्ट टाइटल या फिर पेज टाइटल, सर्च इंजन एक्चुअली उसी को H1 कंसीडर करता है, ठीक है। तो हमको सेपरेटली H1 बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कई सारे लोग फिर भी बनाते हैं, मैम और जैसे एक हम टाइटल रैंक हमारी। मैथ या योस्ट यूज कर रहे हैं, रैंक मैथ या हाँ। योस्ट यूज कर रहे हैं, सर्च हम्म, इंजन के लिए हम टाइटल टैग अपना अलग डालेंगे। H1 हाँ। तो हमारा जरूरी नहीं है ना मैम कि जो टाइटल डाल रहे हैं वही H1 होना चाहिए, ये तो पोस्ट कंपलसरी नहीं टाइटल, है। नहीं 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 हम नहीं नहीं, एक सेकंड। पेज की बात कर रहे हैं मैम, मैं पेज की मैं बात कर रहा हूँ पेज आपसे। की भी यदि बात करें, पेज की भी बात करें, तो पेज में भी पेज टाइटल तो हम लोग डालते हैं, राइट। और हमको क्या करना है, एसईओ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका फोकस कीवर्ड है, ठीक है, हो जी सकता है आप फोकस कीवर्ड के आसपास कुछ ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जी फोकस कीवर्ड उसमें इंक्लूड होना जरूरी है। चाहे आपका पेज टाइटल है, पोस्ट टाइटल है, टाइटल टैग है, कुछ भी है, उसमें फोकस जी कीवर्ड आना जरूरी है, ठीक है। तो H1 जो आप, जो भी आप अपडेट करेंगे, आप जो भी उसमें लिख रहे हैं उसी को सर्च इंजन H1 कंसीडर करता है, ठीक है। तो अलग से आपको आर्टिकल के अंदर, कंटेंट के अंदर H1 बनाने की जरूरत नहीं होती है एसईओ के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद भी यदि आप यूज करते हैं तो दैट इज अप टू यू, बट जरूरत नहीं होती है। वैसे एसईओ पर्सपेक्टिव से एक ही H1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कंसीडर हो गया है,
ठीक है, तो अलग से आप फिर H2 से स्टार्ट कीजिए अपने मतलब टाइटल में अगर हम किसी रैंक मैथ प्लगइन के द्वारा टाइटल में डाल दिए जो सर्च इंजन में शो करेगा, क्या वही हाँ हम अगर फिर अपने अपने वेबसाइट के पेज पे वो ना डालें तब भी वो मेरा H1 होगा? हाँ जी, एच वन तो यदि आपने H1 तो टाइटल हमें में H1 तो हमें अपनी वेबसाइट के पेज पे डालना होगा ना मैम? वेबसाइट के पेज की तो बात करें, आप कहाँ पर अपडेट कर रहे हैं फिर? हम पेज की हम टाइटल में वेबसाइट क्या आप डाल रहे हैं ना? पेज की टाइटल में मैम अगर रैंक मैथ के प्लगइन के थ्रू अगर हम अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं जो हाँ हमारा हाँ, तो सर्च वो पेज इंजन में टाइटल, शो हो रहा है, तो वो वो तो पेज टाइटल कंसीडर हो जाएगा। एसईओ टाइटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं एक दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ आपको। एक जी सेकेंड मैं डिफरेंस जो आप योस्ट प्लगइन के द्वारा कर रहे हैं वो आपका पेज टाइटल, सॉरी आपका एसईओ एसईओ टाइटल होगा। टाइटल होगा। जी राइट, मैम। एसईओ टाइटल इज नॉट द पेज टाइटल, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, पेज जी टाइटल जो टॉप पोजीशन पर आता है लिखने के लिए, ठीक है, जिसमें हाँ लिखा होता है पेज टाइटल या फिर पोस्ट में जी पोस्ट टाइटल, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसको H1 कंसीडर करते हैं। एसईओ टाइटल इज हाँ, डिफरेंट। तो ठीक है, वही वही जो पेज टाइटल की बात आप कर रही हैं मैम, मैं हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ H1 तो की, कि वो H1 या पेज टाइटल क्या टॉप पे सेम ही है। होना जरूरी है, हाँ मस्ट है, हाँ जी, या हाँ जी, कहीं भी हम कर सकते हैं? वो टॉप पर ही होगा, वो बाय डिफॉल्ट टॉप पर ही होगा, क्योंकि पेज टाइटल जो हम डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट टॉप पर ही आता है। तो ठीक है, उसके ऊपर क्या हम अगर छोटा सा कोटेशन कुछ देना चाह रहे हैं तो उसको वो H2 आता ही नहीं है सर, वो हम कर दे पॉसिबल ही सकते नहीं है। हैं? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? कैसे क्यों मैम, आएगा? हम तो किए हैं ये चीज, हम किए हैं मैम ये चीज। आपके वेबसाइट के डिजाइनिंग में बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, यदि उसकी वेबसाइट डिजाइन में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंटेंट की बात कर रही हूँ। कंटेंट जो होता है आपका, जो आप पोस्ट हाँ या हाँ, जब पोस्ट या पेज क्रिएट करते हैं तो वो मैम, पेज टाइटल की सबसे आप पहले मैं एक मिनट के एग्जांपल लिए दे एक दूं मैं वेबसाइट आपको? ओपन कीजिए। एक हाँ मिनट जी, के लिए एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए, रिगालो किचन। रिगालो रिगालो, किचन। जी REGALO, हाँ 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 हाँ। GALO, रिगालो किचन, ओके, किचन यस। जी। इनके होम पेज पे आइए मैम, देखिए H1 इनका कहाँ पे है। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन आपको। हाँ, रिगालो इसको स्क्रीन ओपन किस कीजिए। पर है मेरी? जी जी ओके, जी बिल्कुल। हाँ, इनका अभी H1 देखिए बताइए। मैम। हाँ, इनका जी, H1 देखिए, ये टॉप पे नहीं है, ये H1 कहीं भी दिए हैं। हाँ देखिए, वो ही मैं बोल रही हूँ कि आपकी मर्जी है, आप दे तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन एसईओ पर्सपेक्टिव से H1 जो है वो एक ही बार आना चाहिए, और वो पेज टाइटल में आप ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी यदि आप कहीं पर यूज करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन यदि आप मुझे एसईओ के हिसाब से पूछते हैं तो एसईओ के हिसाब से जो आप पेज टाइटल डिफाइन करते हैं उसी को वो अब इनका H1 जहाँ कंसीडर करते अबाउट अस जहाँ लिखा है मैम, अबाउट हैं। अस हाँ, जहाँ लिखा है, टॉप हम्म, हम्म। पोजीशन इनकी ये हुई, तो ये इनका H1 नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि इन्होंने देखिए, ये इन्होंने डिजाइनिंग पर्पस से लिखा है। अब जैसे मैं जी इन्होंने इसको वैसे ऑप्टिमाइज नहीं किया है। हम देखिए, मैं अपनी वेबसाइट पर भी आपको सेम चीजें बताती हूँ। वहां पर किसी को भी आप कुछ भी, क्योंकि हम ये यहाँ पर डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम अभी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे। जब हम डिजाइनिंग पर्पस से करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो हम वहां पर डिजाइन के हिसाब से जाते हैं। हम वहां पर ये नहीं देखते कि वो हो रहा है। जैसे अब मैंने यहाँ पर आप मेरा पेज देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर आप ये वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पर ये H1 है। ठीक है, जी अब इसके पहले तो बहुत सारी चीजें, ये मेन्यू बार भी है, ये भी है, या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये अगेन H1 ही रिपीट हो रहा है, और अगेन फिर से मैंने ये H1 रिपीट किया है यहाँ पर। तो ये H1 डिजाइनिंग पर्पस से तो मैं कैसे भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये डिजाइन में आ रहा है, मेरे वेबसाइट डिजाइन में है। बट मैं बात कर रही हूँ जब हम किसी पर्टिकुलर पेज को कंटेंट के लिए क्रिएट करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे अब मैंने पेजेस तो उसके लिए कोई नहीं बनाए, मैंने पोस्ट ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पोस्ट या पेज हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं, अब इसको जब मैं ओपन करूंगी तो मेरा ये कहाँ से स्टार्ट होगा? इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वही पोस्ट टाइटल का है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो मैं जी इसकी जी बात कर रही हूँ। जब आप एडिटर से करते हैं, जब आप नॉर्मल एडिटर से आप अपना पेज या पोस्ट क्रिएट करते हैं, तब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन यही आएगा और यही आपको रखना है H1। इसके अलावा अंदर कंटेंट में कहीं पर भी H1 यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। डिजाइनिंग और कंटेंट दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ओके अब बाकी जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं हम नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी तो सेशन इसके यही। बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे ना मैम अभी, हाँ जी, हाँ मतलब जी, H1 और ये सारी चीजों के बारे हाँ में। जी, हाँ जी जी, जी। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके अभी मैम, थैंक यू यूआरएल मैम। स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके चलिए, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।